नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के ईएसआईसी के पेपर्स और अपन ने 3 पेपर्स पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा चौथा पेपर है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी दिल्ली का ये पेपर जो 2012 में कंडक्ट करवाया गया था। तो आज के सेशन से भी हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो आज हम कंप्लीटली 350 यानी 350 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस जो 300 क्वेश्चंस है यानी 3 पेपर्स है वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ईएसआईसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स से एंड यूपीएससी पैटर्न एमसीक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से ही पेपर्स आप देख पाएंगे। तो ये जितने भी पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने, अच्छे से याद जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है जो पिछली प्रीवियस नोट से प्रीवियस ईएसआईसी पेपर में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्या पूछा गया है। द हीट रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है या फिर हीट रेगुलेशन का मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, ये आप कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है थैलेमस, नेक्स्ट मेडुला, नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर का काम करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस कंटेन्स एपेटाइट सेंटर एंड सैटिस्फैक्टरी सेंटर, सर्व्स एज ए हीट रेगुलेटिंग सेंटर। तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर तो होता ही होता है, साथ ही साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एपेटाइट एंड सैटाइट सेंटर जो है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, हाइपोथैलेमस ही करना है। नेक्स्ट थैलेमस की बात करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ सेंसेशन प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट। जो भी इमोशनल कंपोनेंट्स है, जो भी सेंसेशन है वो चाहे प्लेजेंट हो या फिर अनप्लेजेंट हो, उनको कंट्रीब्यूट करने का काम होता है आपका थैलेमस का। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर पॉन्स। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी जो भी रेट है, डेप्थ है, उनको कंट्रोल करने का काम होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है एंड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अच्छे से याद कर लेना। निम्न में से कौन से मेडिकल मेथड के द्वारा आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर की मॉनिटरिंग सबसे एक्यूरेट, सबसे मोस्ट एक्यूरेट प्राप्त होती है। कौन सा वो मेथड है जिससे आईसीपी की अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट प्राप्त होगी। पहला ऑप्शन है एपिड्यूरल कैथेटर, नेक्स्ट है इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, नेक्स्ट है सब आर्कनोइड कैथेटर, नेक्स्ट है इंट्रावर्टिब्रल कैथेटर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर। इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर इससे आप आईसीपी मॉनिटरिंग करते हैं तो सबसे एक्यूरेट आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पेशेंट में कैटरेक्ट की सर्जरी होने वाली है, नर्स के द्वारा पेशेंट को निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। एक पेशेंट है कैटरेक्ट का और उसकी सर्जरी जो है वो होने वाली है, तो बताइए इस पेशेंट को आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन आप मेनली इस पेशेंट को देंगे। पहला ऑप्शन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग, नेक्स्ट कीप द रूम एनवायरनमेंट कूल एंड ड्राई, नेक्स्ट अवॉइड क्लिम्बिंग स्टेयर्स, नेक्स्ट टेक ए स्टूल सॉफ्टनर डेली एट नाइट। तो यही आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेक ए स्टूल सॉफ्टनर डेली एट नाइट। डेली नाइट को जो है स्टूल सॉफ्टनर आपको लेनी है, ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो आप ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनमें और क्या इंस्ट्रक्शंस आपको जो है दे सकते हैं। इंस्ट्रक्ट टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन आई, आईज पे प्रेशर किसी भी प्रकार से ना लगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ से हो सकता है कोई अदर इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना है। पहला है अवॉइड टचिंग, रबिंग, टाइटली क्लोजिंग आईज। टचिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो आई है उसको टच नहीं करना है। कैटरेक्ट वगैरह हो रखा है, अगर आपके जैसे एलर्जी है या फिर खाज खुजली आपको हो रही है तो आपको ना रबिंग करनी है ना ही आपको टचिंग करनी है एंड आईज को टाइटली क्लोजिंग भी नहीं करनी है। टाइटली आप आंखों को बंद कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, तो प्रेशर से प्रिवेंट करना है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी है। अवॉइड टचिंग, रबिंग, टाइटली क्लोजिंग आईज, स्नीजिंग, बेंडिंग from waist, coughing, rapid head movement, straining at stool, lifting, lying on affected side। तो देखिए यहाँ पे ये इतनी जो बातें हैं
इन सभी को अवॉइड करनी चाहिए। ये क्या करवा सकती है, आइज़ में प्रेशर को बढ़ा सकती है। तो अपने को क्या करना है, आइज़ से प्रेशर को कम करना है। तो अगर आइज़ के प्रेशर को मेंटेन रखना है फिर कम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है पेशेंट को आपको देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ड्रग्स के बारे में कि क्या-क्या जो है इंस्ट्रक्शन आप एज नर्सिंग ऑफिसर ड्रग्स के बारे में भी देंगे। तो देखिए जो डॉक्टर होगा वो प्रेस्क्राइब करेगा मेडिसिन्स। यहाँ पे देखिए टीच अबाउट प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, एंटीमेटिक्स एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। तो जो डॉक्टर है वो तो प्रेस्क्राइब कर देगा एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। तो ये भी आपका दायित्व है एज ए नर्सिंग ऑफिसर कि पेशेंट को कहे कि ये सारी की सारी जो मेडिकेशंस है, एनाल्जेसिक हो, एंटीमेटिक हो या फिर स्टूल सॉफ्टनर हो, ये आपको लेनी ही लेनी है। कहीं पेशेंट कहे कि साहब मैं तो एनाल्जेसिक एंड एंटीमेटिक ही लूँगा, स्टूल सॉफ्टनर्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो भैया आपको स्टूल सॉफ्टनर्स की भी ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेनिंग एट स्टूल अगर आप करेंगे या फिर स्टेनिंग आप जब लगाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर आइज़ का बढ़ेगा। तो अपने को आइज़ का प्रेशर जो है वो कम ही रखना है, मतलब मेंटेन रखना है, बढ़ाना नहीं है। ये अपन ने सबसे पहले बात कर ही ली है। तो ये अगर काम करना है तो इसके लिए इंस्ट्रक्ट आपको करना पड़ेगा कि स्टूल सॉफ्टनर जो है वो डेली आप एट नाइट ज़रूर ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम है वो सारे के सारे किसके हैं, रेटिनल डिटैचमेंट के हैं। एक को छोड़कर एक्सेप्ट से ये सवाल है। पहला ऑप्शन देखिए, सडन सीवियर पेन इन आई। नेक्स्ट है a curtain falling across the field of vision. Next, light flashes in the visual field. नेक्स्ट, फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा सडन सीवियर पेन इन आई। ये एक कोई साइन सिम्टम नहीं है। बाकी यहाँ पे तीन जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों रेटिनल डिटैचमेंट की क्या है, साइन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम जो है एक सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सब्जेक्टिव साइन वो साइन होते हैं जो पेशेंट आपको बताता है। ऑब्जेक्टिव साइन वो साइन होते हैं जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है असेस करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछे जाता है कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव साइन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्टिव साइन तो वो साइन होंगे जो पेशेंट आके आपको बताएगा। ऑब्जेक्टिव साइन वो साइन होंगे जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट में असेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव साइन क्या क्या है रेटिनल डिटैचमेंट के। फ्लैशेज ऑफ लाइट, फ्लोटर, सेंसेशन ऑफ द वेल इन नाइल ऑफ साइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आप चेक करेंगे वो है लॉस ऑफ विजन, पेशेंट में विजन लॉस होगा। साथ साथ रेटिनल सेपरेशन डिटेक्टेड बाई ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी से जब आप चेक करेंगे तो रेटिनल सेपरेशन जो है वो डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 45 वर्षीय मरीज जीबी सिंड्रोम से ग्रसित है एंड नर्स के अनुसार इस प्रकार के पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्ट है, सवाल नहीं है मतलब एक्सेप्ट है। तो देखिए जीबी यानी गुलेन बार सिंड्रोम का एक पेशेंट है, तो उसमें सारी की सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। एक कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, तो पहला ऑप्शन देखिए हाइपरटोनिया, नेक्स्ट एरिफ्लेक्सिया, नेक्स्ट पैरेस्थेसिया, नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइपरटोनिया। अगर यहाँ पे वर्ड होता हाइपोटोनिया तो फिर आपका वो ऑप्शन भी क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे हाइपरटोनिया, तो गुलेन बार सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, असेंडिंग वीकनेस, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसकी वीकनेस वगैरह हो जाएगी, तो पेशेंट जो है उसमें टॉन्सिटी कम हो जाएगी। हाइपोटोनिया हो सकता है लेकिन हाइपरटोनिया नहीं होगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है तीनों के तीनों साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव जो है साइन वो कौन से होंगे, असेंडिंग वीकनेस दैट बिगिंस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरास्थेसिया, डिस्फेजिया एंड डिप्लोपिया। ये साइन सिम्टम्स जो है सब्जेक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिवली आपको एरिफ्लेक्सिया एंड पैरालिसिस बिगिनिंग्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड प्रोग्रेसिंग अपवर्ड, मैक्सिमल डिफेक्ट यूजुअली बाय 4 वीक, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। और अगर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होता है तो कुछ ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा या फिर टेकिकार्डिया होगा एंड डायफोरेसिस। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया कोई सा भी हो सकता है, हाइपरटेंशन होगा एंड डायफोरेसिस होगा। तो ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के अंदर ये आपको स्पेशली और साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स अब आपके रेटिनल डिटैचमेंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द।
देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का पेशेंट है, तो बताइए अर्ली साइन इस पेशेंट में क्या आपको देखने को मिलेगा, या फिर किस पॉइंट को आप मॉनिटर करोगे, किस चीज़ को आप मॉनिटर करके पता लगाओगे कि इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव शॉक हुआ है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव शॉक की कंडीशन में जा रहा है। पहला ऑप्शन है पल्स रेट, नेक्स्ट पल्स प्रेशर, नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, पल्स रेट। इससे अपन मॉनिटर कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव शॉक की कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एटीपी डज नॉट फॉर्म इन, एटीपी जो है किसमें नहीं बनता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस बनता है, टीसीए साइकिल इसमें भी बनता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इसमें भी बनता है, लेकिन किसमें नहीं बनता, एचएमपी पाथवे के अंदर एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स लिखे जाते हैं एंड पब्लिश किए जाते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कोड ऑफ एथिक्स लिखता है एंड पब्लिश भी करता है। नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, नेक्स्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। तो अभी अपन कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या है एंड कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स है जिनके बारे में सवाल पूछे जाता है। एक कोड ऑफ एथिक्स अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब जो भी कोड ऑफ एथिक्स है वो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है वो बनाती है और पब्लिश करती है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, गाइड प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्ट मॉरल वैल्यूज ऑफ ग्रुप। ये जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं, इनका पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि जो प्रैक्टिस है वो प्रोफेशनली हो, प्रैक्टिस क्या हो, प्रोफेशनली हो, एंड आपकी भी एक प्रकार से मतलब मॉरल वैल्यूज जो है पेशेंट्स के सामने, फैमिलीज के सामने वो आपकी बनेगी। मतलब आप अच्छा काम करोगे तो सीधी सी बात है पेशेंट भी आपको ये कहेगा, या फिर आपको ना कह के कोई भी जो वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको ये कहेगा यार वो एक ऐसा बंदा है जो हर समय मेरा ध्यान रखता है। आप अगर अच्छी केयर दोगे तो आपका नाम ज़रूर लेगा और वो कहेगा कि वो एक अच्छा आदमी है जो बारी बारी से मेरे को चेक भी करता है, मेरे को दवाइयाँ भी देता है। तो इस प्रकार से आपको जो है आपके बारे में वो चर्चा करेगा। तो ये जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए कोड ऑफ एथिक्स ज़रूरी है और आपकी मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए अब यहाँ पे कुछ कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है, आपको पूछा भी जा सकता है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना, तो इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए पहला है बेनिफिशियंस, वर्ड से ही पता चल रहा है बेनिफिशियल होनी चाहिए, जो भी आप केयर दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस यानी बेनिफिशियल। प्रमोशन ऑफ गुड यानी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल वो आपकी केयर होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन मालिफिशेंस, जैसा नाम वैसा काम। नॉन मालिफिशेंस का मतलब है अवॉइडेंस ऑफ हार्म, पेशेंट के लिए कोई हार्मफुल ना हो। जो भी आप एक्टिविटी, जो भी आप प्रोसीजर, जो भी आप वर्क पेशेंट के साथ कर रहे हैं, या फिर पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर आप कर रहे हैं या फिर इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये पेशेंट तो मेरा जानी दुश्मन है, मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा तो इतना भयंकर दर्द करूंगा कि ये याद रखेगा ना, ऐसा नहीं करना है। जो भी पेशेंट आपके पास में आया वो पेशेंट के रूप में आया आपके पास में, कोई जानी दुश्मन बन के नहीं आया। जानी दुश्मन आपका बाहर ही है। वो हॉस्पिटल के अंदर जो भी आता है वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के रूप में ही आता है। ओके, जानी दुश्मन है आपका और कुछ जो भी है वो सारा सब कुछ कहाँ पे है, बाहर है। नेक्स्ट है जस्टिस, जस्टिस का मतलब फेयरनेस, जो भी आप कह रहे हो फेयरनेस दे। ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पेशेंट राइट, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो होने चाहिए। ऑटोनॉमी को लेकर भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फेडलिटी यानी फैथफुलनेस, आप कोई भी कह दे वो फैथफुली दे। नेक्स्ट है वायरसिटी, मतलब ट्रूथफुलनेस, आप इंफॉर्मेशन दे। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो 2 दिन में मरने वाला है और आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, आप तो 4-5 साल कहीं नहीं जाने वाले। पेशेंट जो भी है, जिसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सही सही ज़रूर दें। हाँ, कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि जो पेशेंट होता है उसको खुद को जो है ट्रूथफुलनेस आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स को आप दे सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन आपको क्या देनी है, ट्रूथ देनी है। भाई 2 दिन में मरने वाला है तो उसके घर वालों को कहे कि आप 2 दिन घर पे ले जाओ, सेवा पानी करो, क्योंकि 2 दिन का ये बंदा है। तो ऐसा ना हो कि घर वाले भी वेट कर रहे हैं कि अपने जो पेरेंट्स है, मतलब जो फैमिली मेम्बर है वो ठीक हो जाएगा, जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, और आपसे आस लगाए बैठे हैं
और आप भी केयर पे केयर दिए जा रहे हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है और आपको पता है कि ये जाने वाला है, फिर भी आप उसको लेके वहाँ पे बैठे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ट्रूथफुलनेस जो है वो आपका वर्क होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल फॉर वंस ओवन एक्शन, जो भी एक्शन लो आप आंसरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट और पेशेंट के घर वाले जो है आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर कुछ जो है पूछ रहे हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में, आप उन्हें बताए ही नहीं कि आता हूँ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, फिर वापस आते हो फिर भी आप यही कहते हो, बार बार ये कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स आपको देने, आंसरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिपेंडेंटली आप रोल प्ले करो, वहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हो उसको अच्छे से करो, डिपेंडेंट होकर करो। ऐसा नहीं है किसी मतलब डिपेंडेंटली आपको वर्क जो है वो वहाँ पे करना है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब मेंटेनिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेनिंग ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी मेंटेन करना। तो ये आपकी टर्म कहलाएगी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अपन ने बहुत बार ये देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि दो पेशेंट जैसे कि आपके पास मेल और फीमेल आती है, मेल और फीमेल आती है, ठीक है, मेल और फीमेल आती है, मेल के बैक साइड में एलर्जी है एंड सेम जो है फीमेल के बैक साइड में भी क्या है, एलर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो फीमेल है उसको मतलब उसकी एलर्जी को आप असेस करने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, प्राइवेसी देते हैं। लेकिन मेल ने ऐसा क्या किया है कि मेल को आप जहाँ कहीं भी पेशेंट बैठा है, ओपीडी में आया तो पेशेंट को वहीं आप कह रहे हैं चलिए आप अपनी शर्ट को ऊपर करिए, हम आपकी एलर्जी देखते हैं किस टाइप की है। ऐसा क्यों, प्राइवेसी देनी है, दोनों को देनी है, एक को क्यों दे रहे हो? फिर वो क्या है कि थोड़ा सा जो मेल पर्सन है या फिर मेल पेशेंट है उनके मन में थोड़ा सा वो अलग सा फील आता है कि यार हम वहाँ दिखाने गए थे और ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ जो फीमेल्स दिखाने जाती है तो उनको तो प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, और मेल जो भी दिखाता है उनको प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो कोई प्राइवेसी का मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आपको प्राइवेसी देनी है दोनों को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, निम्न में से कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का मेजरमेंट किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर एंड पल्स ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। इसके बारे में तो अच्छे से आपने जान लिया होगा, अभी कोविड-19 जैसे ही आया था तो पल्स ऑक्सीमीटर्स की लाइन लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एपिकल पल्स को पाल्पेट करने का करेक्ट पोजीशन कौन सी है? मतलब आप एपिकल पल्स चेक कर रहे हैं तो बताइए आप किस जगह पे आप इसको एक्यूरेटली जो है पाल्पेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकंड आईसीएस, सेम mid left mid clavicular line at the level of fifth ICS, next left axillary line at the level of fifth ICS, next left mid clavicular line at the level of seventh ICS। तो इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी है और पहले भी बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ ICS पे जो है आप अच्छे से एपिकल पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। एपिकल पल्स या फिर मिट्रल वॉल्व आप बोल सकते हैं, मिट्रल वॉल्व पे आपको एपिकल पल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो एपिकल पल्स या फिर मिट्रल वॉल्व है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? फिफ्थ ICS नियर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट आयोटिक वॉल्व जो है वो लोकेटेड होता है सेकंड ICS राइट ऑफ स्टर्नम, आयोटिक राइट ऑफ स्टर्नम सेकंड ICS में। एंड नेक्स्ट पल्मोनिक वॉल्व, ये भी सेकंड ICS पे होता है लेकिन ये लेफ्ट ऑफ स्टर्नम होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है। आयोटिक वॉल्व राइट ऑफ स्टर्नम सेकंड ICS एंड पल्मोनिक वॉल्व सेकंड ICS लेकिन लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। पल्मोनिक, पल्मोनिक यानी L फॉर लेफ्ट, इससे आप याद रख सकते हैं। आयोटिक में R फॉर राइट, इससे आप याद रख सकते हैं अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो। ये सेम है दोनों में, सेकंड ICS राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड इन फिफ्थ ICS ऑन लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ट्राइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑफ स्टर्नम होता है लेकिन ये 5 जो है ICS पे होता है। एंड यहाँ पे जो फिफ्थ ICS है उस पे एपिकल पल्स या फिर मिट्रल वॉल्व भी प्रेजेंट होता है लेकिन वो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होता है। यहाँ पे सिंपल सा इतना बताया गया, लेफ्ट ऑफ स्टर्नम में जो फिफ्थ ICS है वहाँ पे होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी।
An important nursing responsibility for a patient after an invasive cardiovascular diagnostic study is, एक पेशेंट है जिस पे आपने क्या की है, इन्वेजिव कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी की है। इन्वेजिव की बात हो रही है। इन्वेजिव का मतलब कोई ना कोई आपने पंक्चर करके जो है प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है। तो बताइए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। पहला ऑप्शन है discourage fluid intake and place the patient in prone position. Next, apply heat to the puncture site and passively exercise the involved extremities. Next, limit motion of the affected extremity and assess the puncture site. Next, restrict फ्लूइड इंटेक एंड एनकरेज एम्बुलेशन। तो यहाँ पे इन्वेजिव प्रोसीजर आपने किया तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लिमिट मोशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज एंड असेस द पंक्चर साइट। जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है उसमें मोशंस लिमिट में रखने हैं एंड पंक्चर साइट को बारी बारी से असेस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। एथिकल डायलेमास कैन बी बेस्ट सॉल्व बाय। एथिकल डायलेमास जो है वो किससे सॉल्व अच्छे से मतलब सॉल्व हो पा रहे हैं। पहला देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप, नेक्स्ट इथिकल प्रिंसिपल, नेक्स्ट होमोकेयर नर्स, नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्स। तो यहाँ पे एथिकल जो डायलेमा है वो भी क्या है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेज का ही क्या है पार्ट है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज आपको पूछा गया है। पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस एंड वेजोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो ये तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपने पढ़ रखा है अच्छे से। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ्स एट द एक्जिला डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर थ्रू। देखिए अगर आप कूल क्लॉथ्स पहनते हैं या फिर किसी बच्चे को या फिर आपने पहने हैं कूल क्लॉथ्स या फिर पेशेंट ने कूल क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो बताइए एक्जिला से जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा तो वो किसके थ्रू होगा, यानी कि आपको हीट लॉस की यहाँ पे डेफिनेशन एक प्रकार से पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कंडक्शन, नेक्स्ट है कन्विक्शन, नेक्स्ट इवेपोरेशन, नेक्स्ट रेडिएशन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, कंडक्शन। कंडक्शन एंड यहाँ पे आपका सही जवाब है। बाकी इनके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। कंडक्शन यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। देखिए यहाँ पे पेशेंट या फिर पर्सन ने क्या पहन रखा है, कूल क्लॉथ पहन रखा है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से, ये डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी तरफ मतलब हीट का ट्रांसफर होकर हीट का लॉस होना वो आपका कहलाता है कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाटर वेपर रिलीज बाय स्किन, परस्पिरेशन कूल्स बॉडी सरफेस विच डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इवेपोरेशन का मतलब वाटर वेपर के रूप में जो है हीट लॉस होना, जैसे स्किन से जो है परस्पिरेशन के द्वारा जो है रिलीज किए गए हैं स्किन के द्वारा, या फिर यूँ कह सकते हैं आप स्वेट वगैरह जो है रिलीज होता है और उसके बाद जो है सरफेस कूल हो जाती है। तो इससे क्या हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे दो टर्म है जो सिमिलर है लेकिन सिर्फ एक वर्ड का खेल है। कंडक्शन में क्या है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है। ध्यान रखना, कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा एंड रेडिएशन में विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट के वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होगा। तो जैसे आपने स्टील का वो जो है अलमारी वगैरह रख रखी है, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन वो किसी भी प्रकार से पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट के हीट का लॉस होना, वो रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी बाय एयर मूवमेंट। खिड़की से हवा आ रही है, जैसे मान लीजिए पेशेंट जहाँ लेटा हुआ है, खिड़की से पेशेंट के पास जो है हवा आ रही है, तो उस एयर मूवमेंट से जो हीट लॉस होगी वो आपकी कहलाएगी कन्वेक्शन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन सॉरी रेडिएशन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, दूसरे में विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट के। कन्वेक्शन में एयर मूवमेंट हो रहा है एंड इवेपोरेशन में
वेपर के रूप में जो है ऑक्सीजन का जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये चारों टर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द नोन एज लेडी विथ ए लैम्प। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेडी विद अ लैम्प किसे कहते हैं? मदर टेरेसा। नेक्स्ट जॉन ऑफ आर्क, नेक्स्ट सिस्टर नेविडेटा, नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट को कौन सी टर्म से जाना जाता है? तो ये अपन ने पहले भी बात कर ली है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, टेक्निया। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए। निम्न में से डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को कौन सी टर्म से जाना जाता है? ये भी अपने पहले बात कर लिए, वैसे क्वेश्चन नहीं है बट की पॉइंट्स में शायद पढ़ लिया होगा। पल्स प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो आप पढ़ लीजिए। पल्स प्रेशर मतलब DBP माइनस SBP, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड ब्लड, जो डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पल्स प्रेशर आपका कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पल्स डेफिसिट की डेफिनेशन और देख लीजिए। पल्स प्रेशर तो क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको तो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट पल्स डेफिसिट का मतलब होता है कि एपिकल और जो रेडियल पल्स है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दो टर्म बनती है, एक पल्स प्रेशर एंड एक पल्स डेफिसिट। पल्स प्रेशर, प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस। डेफिसिट यानी पल्स डेफिसिट का मतलब है एपिकल एंड रेडियल पल्स के अंदर डिफरेंस। दोनों ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जर्की पल्स विथ फुल एक्सपांसन एंड सडन कोलैप्स इज। देखिए पल्स जो है वो जर्की टाइप की है, फुल एक्सपांसन हो रही है और सडनली वो कोलैप्स हो रही है, तो किस किस नाम से जानी जाएगी? फिर कौन सी वो पल्स है जिसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है? फर्स्ट कोलैप्सिंग पल्स, नेक्स्ट कोरिजन पल्स, नेक्स्ट रनिंग पल्स, नेक्स्ट बाउंडिंग पल्स। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कोरिजन पल्स। कोरिजन पल्स का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है। कोरिजन पल्स का मतलब है जर्की पल्स विथ फुल एक्सपांसन एंड सडन कोलैप्स इट। सडनली कोलैप्स होगी, फुल एक्सपांसन होगी और जर्की पल्सेस देखने को मिलेगी, कोरिजन पल्स वो कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी पेशेंट में कुछ समय के लिए सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग होने की टर्म को क्या कहते हैं? या फिर सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग कुछ समय के लिए हुई है तो बताइए इस टर्म को किस नाम से जाना जाएगा? ऑर्थोपनिया, डिस्निया, एपनिया एंड ब्रेडिनिया। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एपनिया। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग कुछ समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है तो वो एपनिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पेशेंट की पोस्टीरियर टिबियल पल्स का असेसमेंट करने के लिए नर्स को कौन सी जगह को पाल्पेट करना चाहिए? यानी पोस्टीरियर टिबियल पल्स आपको लेनी है तो बताइए, आप पे असेसमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कौन सी जगह से आप पाल्पेट करेंगे कि उससे आपकी पोस्टीरियर टिबियल जो पल्स है वो आ जाए? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बिहाइंड द नीज, ओवर द मिडिल मेलियस, नेक्स्ट बिलो द मिडिल मेलियस, नेक्स्ट बिलो द लेटरल मेलियस। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिलो द मिडिल मेलियस, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए जो भी जितने भी पल्स है उसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, साथ ही साथ इनके बारे में यहाँ पे डिटेल है वो भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, एक ही पेज में सारा काम हो जाएगा। रेडियल जो है पल्स वो आपकी 8 रिस्ट से ली जाती है। कैरोटिड जो है अलोंग द एंटीरियर एज ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोइड mastoid muscle at the level of lower margin of the thyroid cartilage. Next, brachial pulse at the bend of elbow along inner margin of the biceps muscles. Femoral in groin area से, popliteal behind the knees, posterior tibial behind medial malleolus. Next है dorsalis pedis on anterior surface of foot just below band of the ankle. देखिए यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से इसको देखते हैं, सारी यहाँ पे पल्सेज है। पहली जो यहाँ पे पल्स है वो है आपकी कैरोटिड पल्स, यहाँ पे ये है आपकी कैरोटिड पल्स जो यहाँ पे चेक की जा रही है। कैरोटिड पल्स अलोंग द एंटीरियर एज ऑफ स्टेर्नोक्लेडोइड मास्टोइड या फिर लेवल ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ थायराइड कार्टिलेज आप बोल सकते हैं। ये आपके आगे यहाँ पे कैरोटिड पल्स, ये आपकी ब्रेकियल पल्स एंटीक्यूबाइटल फोसा जहाँ से आप ले रहे हैं। नेक्स्ट रेडियल पल्स बिल्कुल रिस्ट वाले पार्ट पे यहाँ पे आप ले रहे हैं। नेक्स्ट ये आ गई आपकी फीमोरल वाली, यहाँ से आप ले सकते हैं फीमोरल पल्स। नेक्स्ट ये आपकी पॉप्लिटियल पल्स। नेक्स्ट आपकी डोर्सलिस पेडिस पल्स। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टिबियल
पल्स, ये आपको पूछी गई है पोस्टीरियर टिबियल पल्स के बारे में। यहाँ से लेते हैं ये पल्स, ये अच्छे से आप इसको पिक्चर को देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ए नर्स विल यूज द। देखिए करेक्टली आपको अगर किसी पेशेंट की स्किन से टेम्परेचर को डिटरमाइन करना है तो नर्स क्या करेगी या फिर कहाँ से जो है टेम्परेचर ले कि वो सही से पालपेट कर सके। पहला है बेस ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट है फिंगर्स ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट है पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड्स। ये पेशेंट में आप स्किन से टेम्परेचर का पता करना चाहते हैं तो कैसे क्या पालपेट करके आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स। आप अगर अपने हैंड्स की डोर्सल सरफेस को टच करेंगे स्किन के तो उससे आप पता लगा सकते हैं कितना क्या टेम्परेचर पेशेंट में आ रहा है। मतलब एक्यूरेटली आप पता नहीं लगा सकते, बट आप इतना पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है, बिलो है या फिर हाई है, बस इतना ही पता लगा सकते हैं। आप डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से आप ऐसा पता नहीं लगा सकते कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसा पता लगाने के लिए तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ असेस करना है कि पेशेंट गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है, तो फिर आपको डोर्सल सरफेस से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक नर्स एक पेशेंट को रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स का असेसमेंट कर रही है। निम्न में से किस प्रकार के मूवमेंट में कोई ऑर्गन की बॉडी से दूर जाने जैसी गति यानी मूवमेंट होता है। रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो है वो नर्स जो है उस पेशेंट में देख रही है, किसी पेशेंट में असेस कर रही है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट दिया गया है कि जो ऑर्गन्स है बॉडी के वो दूर जाने की जो मूवमेंट्स हैं, इसको हम या फिर इस टर्म को क्या कहेंगे। पहला है फ्लेक्शन, नेक्स्ट एक्सटेंशन, नेक्स्ट एब्डक्शन, नेक्स्ट है एडक्शन। एडक्शन का मतलब है बॉडी से बॉडी के पास में आने की कंडीशन, यानी बॉडी के पास में मूवमेंट को कहेंगे हम एडक्शन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब है कोई ऑर्गन की बॉडी से दूर जाने वाली गति, वो कहलाएगी आपकी एब्डक्शन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्लेक्शन किसको बोलेंगे, एक्सटेंशन किसको बोलेंगे, एब्डक्शन किसको बोलेंगे, एडक्शन किसको बोलेंगे, रोटेशन किसको बोलेंगे, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन किसको बोलेंगे, सर्कमडक्शन किसको बोलेंगे, सुपिनेशन किसको बोलेंगे, प्रोनेशन किसको बोलेंगे, इन्वर्जन क्या होगा, इवर्जन क्या होगा, प्रोटेक्शन क्या होगा, रिट्रैक्शन क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा एंड डोर्सिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है बॉडी मूवमेंट्स की, वो सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द पोजीशन यूज्ड टू असेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट्स इज। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि आप पोजीशन कौन सी यूज करेंगे अगर पेशेंट को एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट हो रखा है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट है प्रॉन पोजीशन, नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन, नेक्स्ट है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर हेमरेज के कारण बॉडी में कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है या फिर हेमरेज हो रहा है, सीधी सी बात है क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, अपन ने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया आपका सही जवाब है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जे लिखा है यहाँ पे आई है। हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, ना ही फ्लूइड ओवरलोड होगा, ना ही एडिमा होगा। हाइपरवोलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड होगा तभी एडिमा होगा। तो ये तीनों कंडीशंस एक को ही रिप्रेजेंट कर रही है, एक है हाइपोवोलेमिया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बॉडी में स्वेटिंग प्रोसेस बढ़ने के फलस्वरूप कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है। स्वेटिंग अगर बॉडी में बढ़ रही है, स्वेटिंग की प्रोसेस, तो बताइए कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी। पहला ऑप्शन है हाइपोनेट्रिमिया, नेक्स्ट है हाइपरनेट्रिमिया, नेक्स्ट है हाइपरवोलेमिया, नेक्स्ट है एडिमा। स्वेटिंग का मतलब है पसीना, जो पसीना जब पर्सन को आता है तो पसीना आएगा मतलब सोडियम जो है वो बाहर निकलेगा, और सोडियम बाहर निकलेगा मतलब हाइपोनेट्रिमिया पेशेंट में हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सैचुरेटेड कॉजेज
अगर सिट्रेट वाला ब्लड आपने एडमिनिस्टर किया है किसी पेशेंट को और वह भी रैपिडली आपने एडमिनिस्टर कर दिया है तो क्या हो सकता है? पहला है हाइपोकैलेमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया, नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया। तो यहाँ पे देखिए कैलीमिया तो होगा नहीं, कैलीमिया तो भूल जाइए। यहाँ पर सिट्रेट की बात हो रही तो यहाँ पे कैल्सीमिया हो सकता है, लेकिन कौन सा? हाइपो या हाइपर? यहाँ पे होगा हाइपोकैल्सीमिया। सिट्रेट वाला या फिर सिट्रेट कंटेनिंग जो ब्लड है वो आपने रैपिडली एडमिनिस्टर कर दिया तो मतलब कैल्शियम का लॉस हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी बॉडी में क्वाशियोरकर कंडीशन मुख्यतः जब उत्पन्न होती है जब डाइट में निम्न न्यूट्रिएंट की सीवियर डेफिशिएंसी होती है। इसके बारे में अपने पहले भी बात की थी कि जो क्वाशियोरकर कंडीशन जब उत्पन्न होगी या फिर क्वाशियोरकर डिजीज कंडीशन जो होगी वो किस डाइट या फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होगी? पहला आयरन, नेक्स्ट कैलोरीज, नेक्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट एसेंशियल फैटी एसिड। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते समय नर्स को निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन आवश्यक रूप से करना चाहिए? तो कौन सा वो इंटरवेंशन है जब आप किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर करेंगे? पहला है प्रोविजन ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट है प्रोवाइड आईसीई चिप्स, नेक्स्ट है गिव फ्लूइड्स ऑन पेशेंट्स डिमांड, नेक्स्ट है मेंटेन इनफ्लोएंट आउटफ्लो चार्ट। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, आईओ चार्ट जो है वो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a necessary safety precautions when ambulating a patient is to। जब आप एम्बुलेट करें किसी पेशेंट को तो कौन सी सेफ्टी जो है उसका आप प्रिकॉशंस रखेंगे? नेसेसरी मतलब जरूरी है। फर्स्ट है हैव फैमिली मेंबर्स, नेक्स्ट है हैव पेशेंट वियर वेल फिटेड शूज, नेक्स्ट है हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, नेक्स्ट है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा कि पेशेंट जो है फिटेड शूज पहन रहा है, वियर कर रहा है, तो इसमें जो है आपको ज़रूरी है, नेसेसरी है सेफ्टी प्रिकॉशंस की जब भी आप इसको एम्बुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सब्सटेंस की उपस्थिति में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं होता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो किस कंडीशन में जो है आपका पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुक्रोज। सुक्रोज में पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलता है, लैक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, ये इन कंडीशंस में बेनेडिक्ट टेस्ट आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर सुक्रोज बॉडी में प्रेजेंट है तो बेनेडिक्ट टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड इन। जो रेनल थ्रेशोल्ड है वो ग्लूकोज का वो कैसे मतलब डिक्रीज कैसे होगा? पहला है डायबिटीज मेलाइटिस में, नेक्स्ट है इंसुलिनोमा, नेक्स्ट है रेनल ग्लाइकोसूरिया, नेक्स्ट है एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड इन रेनल ग्लाइकोसूरिया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे वही है, ग्लूकोज डिक्रीज ग्लाइकोसूरिया में रिजल्ट, ग्लूकोज डिक्रीज होगा तो ग्लाइकोसूरिया होगा, तो यहाँ पे रेनल थ्रेशोल्ड में क्या होगा? रेनल ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से डायबिटीज पेशेंट्स की डाइट कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः किस रूम में अनुशंसित किया जाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट है और पेशेंट को डाइट देनी है तो कार्बोहाइड्रेट ही देंगे। कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट आप देंगे? पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड नॉन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी? पेशेंट की जैसी सर्जरी होती है उसके बाद में कौन सा ग्रेजुअल चेंजेस जो है पोजीशन में उस पेशेंट का मतलब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसका प्राइमरी रीजन क्या होगा? पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी, नेक्स्ट टू प्रिवेंट मसल इंजरी, नेक्स्ट टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा सडनली बीपी ड्रॉप डाउन होने की वजह से जो है ग्रेजुअली चेंजेस पोजीशन में पेशेंट्स की देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव पीरियड के दौरान पेशेंट की एंजाइटी का लेवल को निम्न में से कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन के द्वारा डिक्रीज किया जाता है? पेशेंट को ऑपरेशन होना है, प्री ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट की एंजाइटी का लेवल आपको क्या करना है? कम करना है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर कौन सा इंटरवेंशन आप यहाँ पे यूज लेंगे? पेशेंट को यह विश्वास दिलाना कि सर्जिकल स्टाफ सक्षम प्रोफेशनल स्टाफ है, पेशेंट की बात सुनने और उसके प्रश्नों के उत्तर देने में समय लगाना, नेक्स्ट नींद के लिए प्रोत्साहित करना, सभी प्रोसीजर्स को गहराई से समझना। यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आप पेशेंट की बात सुन के उसके प्रश्नों का उत्तर देने में आप जो है समय लगा रहे हैं
तो पेशेंट का एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है। तो भैया आपको तुरंत जवाब देना है। जैसे ही पेशेंट ने आपको क्वेश्चन पूछा, तुरंत आप उसका जवाब दीजिए। पेशेंट के एंजाइटी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या है, पेशेंट के एंजाइटी का लेवल डिक्रीज करने का एक नर्सिंग इंटरवेंशन है। तुरंत आप उसकी बात को सुने और उसके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। समय आप लगाओगे तो पेशेंट के एंजाइटी का लेवल्स जो है वो बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ईसीजी प्रोसीजर में क्या होता है? तो ईसीजी प्रोसीजर में हम हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड टू डायग्नोस। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो किस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए यूज लेते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है हाइपोथायरॉयडिज्म, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट गाउट, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो डायबिटीज मेलाइटस को ही डिटरमाइन करेंगे, डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी डिजीज या कंडीशन में सीरम लाइपेज लेवल में बढ़ोतरी हो जाती है? कौन सी डिजीज है जिसमें सीरम लाइपेज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? पैगेट, गाउचर्स, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, डीएम। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में सीरम लाइपेज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज दोनों ही लेवल जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर, और ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी किसी पर्सन को होती है, कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने के बाद नर्स को अलर्ट हो जाना है? पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर ये हो रहा है, लिथियम टॉक्सिसिटी पर्सन को डेवलप हुई है, नर्स को क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। लिथियम टॉक्सिसिटी जब होगी, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एक होता है टॉक्सिक इफेक्ट। यहाँ पे पूछा गया आपको टॉक्सिसिटी, तो एडवर्स इफेक्ट तो आपके हेडेक, डार्वजिनेस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, एनोरेक्सिया, नोजिया, हाइपोटेंशन, एडिमा, ये सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर आती है आपकी पहले वॉमिटिंग। तो यहाँ पे देखिए, एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया होगा, साथ ही साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगा। डायरिया होगा, ट्रेमर्स आएंगे, वीकनेस रहेगी, लैजिट्यूड रहेगा, सीवियर थ्रस्ट रहेगा, टिनिटस, डाइल्यूट यूरिन, ड्रग लेवल जो है अबव 1.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर इंडिकेट करेगा आपकी टॉक्सिसिटी को। ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट है, ये एडवर्स इफेक्ट है। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का पूछा गया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत यानी गुड सोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा स्पिंच, जो आपका पालक आता है। पालक जो आता है वो आपका गुड सोर्स होता है फॉलिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा के द्वारा नहीं होता है? प्लेसेंटा से कौन कौन से सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे? एक नहीं होगा, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। बाकी एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एक हार्मोन और बताया था मैंने आपको, एचपीएल, जो गोल्डन की पॉइंट्स बताए थे वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, तो वो आप पढ़ लेना। वहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 32 वर्षीय गर्भवती महिला 30 सप्ताह पर वेजाइनल ब्लीडिंग की शिकायत के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। नर्स को महिला की नर्सिंग केयर के लिए निम्न में से सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, 32 साल की गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो 30 वीक पे वेजाइनल ब्लीडिंग की शिकायत के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप यहाँ पे सबसे पहला यानी कि फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है परफॉर्म ए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स, नेक्स्ट टेक कंसेंट फॉर सीजेरियन सेक्शन, नेक्स्ट है चेक द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल ब्लड प्रेशर। तो देखिए, अगर ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग 30 वीक की गेस्टेशन पे है और 32 ईयर की है, मतलब ये ऑलरेडी हाई रिस्क के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका काम रहेगा चेक द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल ब्लड प्रेशर। मैटरनल बीपी चेक करनी है एंड फीटल आपको हार्ट रेट चेक करनी है, ये आपका पहला काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइजोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट्स टू। डाइजोक्सिन जो है आईवी एडमिनिस्टर की जाती है, ड्रग का एक्शन क्या है? तो यहाँ पे देखिए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, इसलिए डाइजोक्सिन दिया जाता है।
ठीक है, तो डाइजेशन का एक्शन आपको पूछा गया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट जिसके मिट्रल वाल्व के रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है के उपरांत अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड सर्जिकल इंसिजन में लगातार ब्लीडिंग हो रही है, निम्न में से नर्स के द्वारा इस मरीज में कौन सी ड्रग देने की प्रत्याशा करेगी, यानी कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करेगी। देखिए, पेशेंट है जिसको मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया है एंड अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो सर्जिकल इंसिजन जहाँ पे किया गया है वहाँ पे लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो नर्स कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगी। पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, दूसरा भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या देना है आपको, प्रोटामाइन सल्फेट। कंटिन्यूस यानी लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो मतलब ये किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से। पेशेंट को हिपेरिन दी जा रही थी, तो अब हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। तो यही आपको क्या करना है, यूज़ करना है यहाँ पे, ताकि ये ब्लीडिंग वगैरह जो है वो रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर्स एक अनकॉन्शियस पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस का असेसमेंट कर रही है। नर्स के अनुसार पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग के द्वारा अर्ली हाइपोक्सिया का पता चलता है। तो देखिए, मैं आपको दो कंडीशंस बताता हूँ, एक है आपकी अनकॉन्शियस, एक है आपकी कॉन्शियस। अर्ली साइन जो है हाइपोक्सिया का वो तो है आपका रेस्टलेसनेस, एंड लेट जो साइन है हाइपोक्सिया का वह है आपका साइनोसिस। अब यहाँ पे बात हो रही है अनकॉन्शियस पेशेंट की। वैसे यहाँ पे गलत आंसर, मतलब टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत आंसर छपा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें अगर आप रेस्पिरेटरी फंक्शन या फिर रेस्पिरेटरी स्टेटस आप चेक करके पता लगा रहे अर्ली हाइपोक्सिया का, तो देखिए रेस्टलेसनेस से आप पता नहीं लगा सके। रेस्टलेसनेस जो है वो आप कॉन्शियस पेशेंट में चेक कर सकते हैं। पेशेंट ऑलरेडी जो है वो अनकॉन्शियस है, तो उसमें रेस्टलेसनेस का पता आपको चलेगा ही नहीं। या तो आप अनकॉन्शियस पेशेंट में साइनोसिस से चेक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लंबे समय बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो इससे आप जो है पता लगा सकते हैं। या फिर जो है पेशेंट में टेकिकार्डिया, पेशेंट अनकॉन्शियस ही हुआ है, बाकी बॉडी की जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली हो रहे हैं, तो टेकिकार्डिया से या तो आप पता लगा सकते हैं या फिर साइनोसिस से आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेकिकार्डिया अगर वर्ड वर्ड जो है वो दिया जाता है तो आप टेकिकार्डिया के साथ में जाते ऑलमोस्ट, नहीं तो यहाँ पे आपको साइनोसिस के साथ में ही जाना पड़ेगा। पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसमें रेस्टलेसनेस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, तो इसमें नहीं पता लगा सकते आप। बाकी कॉन्शियस है और उसमें अगर अर्ली हाइपोक्सिया हुआ है तो रेस्टलेसनेस से आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ में आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिजियोटोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। बिल्कुल ये क्वेश्चन अपन ने जो है गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर सॉल्व भी किया था, और मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। वो 4 क्वेश्चंस कौन से हैं, जिनको भी याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस वहाँ पे कौन कौन से बताएं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एपिजियोटोमी कहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। पहला मीडियली, नेक्स्ट लेटरली, नेक्स्ट मीडियो लेटरली, नेक्स्ट जे सेप्ड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मीडियो लेटरली। एपिजियोटोमी डन की जाती है मीडियो लेटरली। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता है क्योंकि आपने वो सेशन देखा नहीं होगा। सेशन देखा है तो अच्छे से आपने याद नहीं किया होगा, और याद नहीं करते हो सेशन देखते हो तो आपके सेशन देखने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। आप अगर पढ़ रहे हो और वो आप याद नहीं हो रहा है आपको, या फिर आप याद नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो आपके पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। पढ़ाई ऐसी करो, चाहे आप 5 मिनट करो या फिर आप 30 मिनट करो या फिर आप 1 घंटे करो, लेकिन वो पढ़ाई आप ऐसी करोगी, वो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से अगर आपको आधी रात को भी सवाल पूछे 1 साल बाद में, तो आप उसका जवाब जो है नींद में भी आप बता दो, है ना? ऐसा पढ़ लो उसको, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एपिजियोटोमी है वो मीडियोलेटरली मोस्टली की जाती है। इसमें से जो 2-3 सवाल और बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, रीडा के बारे में बताया था। एपिजियोटोमी परफॉर्म की गई है तो कौन से बात देंगे, तो मैंने आपको बताया था सिज बात जो है वो आपको देनी है। एंड अगर एपिजियोटोमी परफॉर्म की गई है तो सीधी सी बात है पेन भी होगा पेशेंट को, भैया पेन रिलीव के लिए आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे कोल्ड अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अप्लाई क्या करना है आपको, कोल्ड एप्लीकेशन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक एक जो क्वेश्चन आपको बताया था वो बताया था एपिजियोटोमी कहाँ पे करते हैं मोस्टली, तो मीडियो लेटरली। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, लेकिन आप क्या है ध्यान नहीं देते हो, तो आपको याद नहीं रहता है, और याद नहीं रहता है तो मतलब आपका क्वेश्चन 101% गलत होने
वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। यहाँ पे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, तो मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, नेक्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्वेलोविंग, नेक्स्ट है अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की बात हो रही है, यानी कि मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि नर्स एक पेशेंट जिसके एक बॉवेल ट्यूमर के लिए एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन नामक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है या फिर किया गया है, कि कोलोस्टोमी का असेसमेंट कर रही है। नर्स के अनुसार निम्न में से कौन से असेसमेंट फाइंडिंग के द्वारा यह पता चलता है कि कोलोस्टोमी के द्वारा नॉर्मल फंक्शन होना प्रारंभ हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक पेशेंट था जिसको बॉवेल ट्यूमर हुई थी और उसकी एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी की गई है। अब ये सर्जरी करने के बाद कोलोस्टोमी भी उस पर्सन में क्रिएट की गई है। कोलोस्टोमी उस पेशेंट में की गई है, तो उसका असेसमेंट आप एज नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हैं। अब आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी वो असेसमेंट फाइंडिंग है जो कोलोस्टोमी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इंडिकेट करती है। पहला ऑप्शन है एब्सेंट बॉल साउंड्स, नेक्स्ट द पासेज ऑफ फ्लैटस, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट फूड, नेक्स्ट द ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द कोलोस्टोमी। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, द पासेज ऑफ फ्लेटस। ये शायद मेरे को थोड़ा सा अट्टा लग रहा है, मतलब आंसर में मिस्टेक लग रही है। कोलोस्टोमी नॉर्मली फंक्शनिंग जो है वो करती है, तो भैया उसमें ब्लडी ड्रेनेज कोलोस्टोमी से तो नहीं होंगे, बॉवल मूवमेंट्स ये साउंड भी नहीं होगी। पासेज ऑफ फ्लैटस जो है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो प्रारंभ होना मतलब किससे इंडिकेट होगा? नॉर्मल जो पासेज है फ्लैटस के वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूनिट्स में ऑक्सीजन की पर्याप्तता को असेसमेंट करने के लिए नर्स को कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग की मॉनिटरिंग करनी चाहिए? भैया बच्चा है, अभी एक न्यूनेट है जिसमें ऑक्सीजन की जो पर्याप्तता है उसको आप असेसमेंट कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर करनी चाहिए? पहला साइनोसिस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, नेक्स्ट पल्स रेट कंटिन्यूसली, नेक्स्ट आर्टियल ब्लड गेज लेवल, नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, साइनोसिस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स। हैंड्स एंड फीट्स में साइनोसिस से आप चेक कर सकते हैं कि पेशेंट या फिर जो न्यूनेट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, एक मरीज सीवियर बैक पेन से रिलीफ के लिए कोडेन सल्फेट ड्रग ले रहा है। इस पेशेंट में नर्स को निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग का ऑब्जर्वेशन आवश्यक रूप से करना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है सीवियर बैक पेन का और वो रिलीफ के लिए कोडेन सल्फेट ड्रग जो है वो खा रहा है। अब यहाँ पे ये पूछने जा रहा है कि जो पेशेंट है उसमें नर्स जो है कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग ऑब्जर्व कर जो है इस पेशेंट में करते रहना है, क्योंकि ये क्या खा रहा है? कोडेन सल्फेट, तो ये क्या करवा सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, नेक्स्ट है मॉनिटर बॉवेल एक्टिविटी, नेक्स्ट है मॉनिटर पेरिनियल पेरिफेरल पल्सेस, नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मॉनिटर बॉवेल एक्टिविटी। इस पेशेंट में प्रॉपरली जो बॉवेल एक्टिविटी है वो मॉनिटर करते रहना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के इस सेशन का, एक 36 सप्ताह वाली गर्भवती महिला प्रीक्लेम्पसिया एंड इक्लेम्पसिया की तरफ बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ऐसे कंडीशन में नर्स को निम्न में से कौन से इंटरवेंशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए? एक 36 वीक की प्रेग्नेंट वुमन है जो प्री इक्लेम्पसिया से इक्लेम्पसिया, देखिए प्री इक्लेम्पसिया से इक्लेम्पसिया की तरफ क्या हो रही है? प्रोग्रेस हो रही है। क्या हो रही है? इनके बीच में प्रोग्रेस हो रही है। पहले प्रीक्लेम्पसिया था लेकिन वो इक्लेम्पसिया की कंडीशन उसमें डेवलप होने वाली है। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इस कंडीशन में नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, नेक्स्ट है क्लियर एंड मेंटेन एन ओपन एयरवे, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग MgSO4 इंट्रावेनसली, नेक्स्ट है असेस द ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, क्लियर एंड मेंटेन एन ओपन एयरवे। ओपन एयरवे आपको जो है मेंटेन करके रखना है और क्लियर रखना है, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इंटरवेंशन रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो एम्स दिल्ली ने पूछ रखे हैं नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स के एग्जाम में।
रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।